नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम कक्षा 6 की पुस्तकों पढ़ रहे थे और उसमें हम 16 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम 17वां, 18, 19 और 20 4 टॉपिक पढ़ने वाले, क्योंकि वीडियो लगातार नहीं आ रहे हैं, इसलिए कई मित्रों के कमेंट रहते हैं कि सर आप वीडियो कंटिन्यू डालिएगा। सॉरी मित्रों, थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। आगामी जो वीडियो है हम वो इस प्रकार डालेंगे कि जैसे कक्षा 7 का वीडियो आने वाला है तो उसमें 3 पार्ट ही बनाएंगे। यानी पहला पार्ट है वो जियोग्राफी के जो 7-8 पार्ट है जो उसको एक वीडियो में ले लेंगे। दूसरा पार्ट है वो पॉलिटी करेगा। तीसरा पार्ट है वो जियोग्राफी करेगा। इस प्रकार हम 3 वीडियोज़ में पूरी कक्षा 7 की जो किताब उसको कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज वाली टॉपिक के बारे में। ज़्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी काम की बात है वो करना हमारे लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। इसके संबंध में क्या बातें लिख रखी है हमारे नोट्स में वो हम देखने वाले हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति। ये हम समझाते हैं कि जो संस्कृति है ये कैसी संस्कृति, वैदिक संस्कृति सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान वेदों तथा वैदिक साहित्यों से प्राप्त होता है। वेद हमारी संस्कृति के धरोहर है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। सबसे पहले जो वेद लिखा गया वो है ऋग्वेद। वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त है। जो वैदिक काल है वो भी 2 भागों में विभक्त है। किस प्रकार है? एक तो पूर्व वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। जो पूर्व वैदिक काल है उसका जो समय काल है 1500 से 900 ईसा पूर्व है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल है जो इसका है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अब वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है? तो सत्य और ज्ञान के बीज वेदों से प्राप्त करते हैं हम वैदिक साहित्य से। और वेद भारत के आदि ग्रंथ है। वेद है जो भारत के आदि ग्रंथ है। ठीक है। अब वेद कितने, इस बार प्रश्न रहता है। तो वेद है मित्रों 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देखो प्राचीन वेद है ये, और गायत्री मंत्र इसी में लिया गया, और गायत्री मंत्र इसी में है। ठीक है। अभी यजुर्वेद की मुख्य बात क्या है कि यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक इसी में है, गद्य पद्य में लिखा गया। ये तो बात आपको ध्यान में रखनी है। सामवेद मंत्र, गीत, संगीत, देवताओं की पूजा के सारे मंत्र इसी में है। अब अर्थवेद में ये अर्थऋषि के नाम पर पड़ा, क्योंकि अर्थऋषि ने इसे लिखा था। और चिकित्सा विधि है वो रोगों से संबंधित है। कौन सा है? अर्थवेद है। अब वेद के 4 उपभाग है। कौन से? वो संहिता है, ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी, आरण्यक और उपनिषद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है। आगे देखते हैं वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन। वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन। तो जो आपके दर्शन थे वो किस प्रकार के थे? तो वो है सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ठीक है, कर्म एवं वचन से पवित्रता का पालन करना, काम क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान धर्म करना। ये उनके वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन थे। ठीक है। तो यह ध्यान में रखना। अब वैदिक कालीन सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? तो देखिए मित्रों, संयुक्त परिवार प्रथा थी, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा थी, नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। 16 संस्कारों का बहुत महत्व था। आश्रम व्यवस्था थी जो 4 प्रकार की थी। ठीक है। और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना थी। ठीक है। कुटुम्बकम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखिए मित्रों, संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा हमने देखा किस प्रकार की देख के। ठीक है। तो देखते हैं। समाज की मूल इकाई परिवार थी। 2 बातें प्रमुख है, एक परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा, दूसरा आजीविका और पुरुष परिवार का मुखिया था। मतलब आपको बात समझ में आई होगी कि समाज की मूल इकाई परिवार थी और 2 बातें प्रमुख थी। एक तो क्या? परिवार की संपत्ति, सदस्यों की सुरक्षा। ठीक है। और दूसरा था उनकी आजीविका, और पुरुष परिवार का मुखिया था। पुरुष परिवार का मुखिया होता था। ठीक है। अब शिक्षा। तो शिक्षा का आधार था, और सादा जीवन, उच्च विचार। ठीक है। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, और माध्यम, शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे नारी का स्थान। जब वैदिक काल में नारी का स्थान क्या था? तो स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। सभी अधिकार प्राप्त थे उनको। सामाजिक और धार्मिक समारोह में भाग लेती थी वे। पर्दा प्रथा नहीं थी उनकी, पर्दा प्रथा नहीं थी, ये ध्यान में रखना। आगे घोषा, अपाला, लोप मुद्रा, श्रद्धा इसी काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियां जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, ये संस्कृत का श्लोक है। संस्कार। जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार। इस काल में बाल विवाह नहीं होते थे, और एक पत्नी प्रथा थी, बाल विवाह नहीं होते थे। 16 संस्कार है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 है। ठीक है। आगे ठीक है। वसुदेव। संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र के एक ही परिवार का हिस्सा होने का उदात्त भावना है जो वसुदेव कुटुम्बकम से। ठीक है।
आगे आसन व्यवस्था। आसन व्यवस्था मैंने बताया 4 प्रकार की थी, हम विस्तृत जानने वाले हैं। संपूर्ण जीवन की अवधि को 100 वर्ष में बांटा गया था। जीवन के 4 भागों में उनको विभक्त किया गया था। पहला जो था वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है, आश्रम था। दूसरा गृहस्थ था। तीसरा वानप्रस्थ था। चौथा संन्यास आश्रम था। ब्रह्मचर्य में क्या था, जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ में 25 से 50 और वानप्रस्थ में 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 तक है। अब वानप्रस्थ में क्या था मित्रों, गृहस्थ में विवाह करना, ठीक है। वानप्रस्थ में गृहस्थों को सलाह देना और उसकी जो कि मुख्य विशेषताएं होती संपूर्ण समाज के कल्याण की सोचना, ठीक है। अब संन्यास में क्या करना, उपदेशक, निस्वार्थी होना और समाज की सेवा करना, ठीक है। ये उनके गुण हुआ करते थे। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी, तो वर्ण व्यवस्था कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये ध्यान में रखना कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार, किस के आधारित या किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो वो थी कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, तो उनका मूल आधार था वो कुटुंब था। कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। कुटुंबों को मिलाकर क्या बनाया जाता था, एक ग्राम बनता था। इसका अधिकारी मित्रों ग्रामीणी कहलाता था। कई ग्रामों के समूह मिलाने पर विश्व बनती थी और जो विश्व बनती थी उसे जिला अधिकारी या विश्वपति कहलाता था, ठीक है। कई विश्वों के समूह से जन बनती थी, उसका अधिकारी शासक या राजन कहलाता था। अब देखो कुटुंबों को मिला, कहने का मतलब सीधे सीधा मान लेते हैं, माथा फोड़ी की कोई जरूरत नहीं। जैसे एक गांव है, ग्राम बनता था, ग्राम का अधिकारी ग्रामीणी होता था। ग्राम से ऊपर मतलब जिला बनता था, जिला को विश्व कहा जाता और उसका जो अधिकारी था उसको विश्वपति कहा जाता। फिर हम राज्य की बात, आज वर्तमान स्थिति में राज्य को देखते हैं, उसको कहा जाता था विश्वों के समूह को जन कहता है, उसको हम क्या कहते हैं, जन। जिसमें राजस्थान, अब राजस्थान एक राज्य है, लेकिन वैदिककालीन की बात की जाए तो जन एक राज्य के तौर पर होता है, उसका जो अधिकारी होता है उसको शासक या फिर राजन कहलाता था, ठीक है। इस बात को समझिएगा। आगे देखते हैं राजन और उसके कार्य। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, समझ शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित होती थी। परामर्श देने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करती थी। तो ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। केवल अब देखो सभा क्या करती, समिति क्या करती। सभा देखो केवल मुख्य पदाधिकारी व विद्वानों का संगठन था। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था। सभा और समिति के बारे में ध्यान रखना। सभा और समिति परामर्श देने के, राजा को परामर्श देने के लिए 2 समिति, सभा थी और समिति थी। सभा थी वो मुख्य पदाधिकारी थे जिसमें विद्वानों का संगठन था। दूसरा थी जनता के सदस्यों का संगठन, ठीक है, ये समिति का। आगे सभा और समिति राजा को पदच्युत एवं निर्वाचित कर सकती थी। शक्तिशाली राजा भी सभा और समिति के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं करते थे, ये ध्यान में रखना है। वैदिककालीन आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, तो साधन, कृषि, पशुपालन व व्यापार, कृषि, ठीक है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो गेहूँ चावल की कृषि किया करते थे। कृषि वर्षा पर निर्भर थी, कोई पहले ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, ठीक है। खेती हल और बैल से किया करते थे, खेती हल से और बैल से किया करते थे। भूमि ये 2 प्रकार की हुआ करती थी, उर्वरा, एक खिलिया। उर्वरा मतलब मित्रों अच्छी पैदावार होती, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, वो होती है मित्रों उर्वरा भूमि जो 80 पैदावार देती थी। अब खिलिया ये बंजर भूमि होती थी, समस्त गांव का अधिकार, सबकी गायें सरा करती थी, तो इस प्रकार की बंजर भूमि हुआ करती थी। अब है पशुपालन, दूसरा व्यवसाय था उनका पशुपालन था। तो दूसरा मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इसमें देखो गायें भैंस भेड़ बकरी घोड़ा वगैरह रखते थे और गाय का विशेष महत्व था वैदिक कालीन में, ठीक है। ये ध्यान में रखना, विशेष महत्व था गाय का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, गाय का विशेष महत्व था। आगे शिल्प, उनका तीसरा व्यवसाय शिल्प था। आर्यों ने शिल्प कला में बहुत उन्नति की। कपड़ा बुनना, चमड़ा रंगने, आभूषण बनाने की कला। वैद्य भी थे जो चिकित्सा का कार्य करते थे। अब चौथा व्यवसाय था उनका व्यापार। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता, ये ध्यान में रखना, पूछा जाता, सीधा प्रश्न पूछा जाता, सीटीएट में इसका प्रश्न पूछा भी गया था। तो व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता, क्या कहा जाता, पणी कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी इन दोनों में। निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था। और देखो मित्रों, एक तो व्यापारी को पणी कहा जाता और जो प्रणाली थी वो थी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना। और उन दिनों में निष्क नामक सिक्का प्रचलित था। निष्क नामक सिक्का कब प्रचलित था, ये ध्यान रखना, वैदिक कालीन में प्रचलित था, वो निष्क नामक सिक्का था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे श्रमण निर्मित एवं सिक्का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता है। सोने से एक निर्मित सिक्का भी यहाँ प्रचलन में था, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अब रिंग वैदिक कालीन जो नदियाँ थी उसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में नाम क्या है और पहले उनका नाम क्या था। प्राचीन नाम था कुंभा। कुंभा का जो वर्तमान नाम है वो है काबुल। आगे कुर्मुदा का वर्तमान नाम है आपके कुरुम।
आगे गोमती, गोमती का वर्तमान नाम है गोमल। सुवस्तु का वर्तमान नाम है शवात। सिंधु का वर्तमान नाम है सिंध। ये थोड़ा ध्यान में रखना आप, ठीक है, सिंधु का सिंध। और वितस्ता का नाम है झेलम। अश्किनी का नाम है चिनाब। पुरुषनी का नाम है रावी। विपाशा का नाम है व्यास। चतुद्री का नाम है सतलज। और दृष्टि का नाम है सरस्वती, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं मोटा मोटा आप क्या रखना। एक तो ये याद रखना सरस्वती वाला, और दूसरा आपको याद रखना झेलम वाला, और बाकी ये व्यास वाला थोड़ा ये आपको इंपॉर्टेंट है, और एक रावी वाला थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वाले याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इन चार को नाम तो आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखने भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो 17वां पाठ है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। आपको देख लेना है किस प्रकार का था, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं 18वां पाठ, महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। मैंने थोड़ा क्या है कि जल्दी में इस पाठ को पूरा किया है कि थोड़ी व्यस्तता है, और मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। 18वां पाठ देखते हैं। महाजद पदकालीन भारतीय मगध साम्राज्य। देखिए, जनसमूह या कबीला जितने भी भूभाग पर रहता था वो भाग जनपद कहलाता था। देखिए क्या था, जनसमूह या कबीला जितने भी भूभाग पर रहता था वो भाग जनपद कहलाता था। जनपद का अर्थ होता मित्रों जनों का अर्थात मनुष्यों का निवास। जनों का, जन का मतलब मनुष्य होता है, जनों का अर्थ अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान, ठीक है। अब जनपद है, जनपद दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक तो था राजतंत्रात्मक, एक था गणतंत्रात्मक। जहाँ राजा का शासन था वो राजतंत्रात्मक था, जहाँ गणतंत्रात्मक निर्वाचित राजा जनता द्वारा निर्वाचित होता था वो वहाँ था गणतंत्रात्मक शासन, ठीक है। तो दो प्रकार के जनपद थे, ठीक है। बड़े जनपदों ने छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला दिया तो महाजनपद बन गए। अब देखो जनपद थे, जनपदों ने एक जनपद था, यानी कि एक बड़ा जनपद एक छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लेता है तो वो एक बड़ा जो जनपद होता है वो कहलाता है महाजनपद, ठीक है। महाजनपद के शासक नियमित सेना रखते थे, मतलब सेना रखते थे, उनकी सेना नियमित रहा करती थी। पूरे साल वेतन उनको दिया जाता था। कुछ भुगतान है वो आध सिक्कों के रूप में होता था, उनका भुगतान है वो आध सिक्कों के रूप में भी किया करते थे। अब महाजनपद है, उनकी संख्या कितनी है तो 16 थी, ये भी ध्यान रखना। 16 संस्कार भी है और जनपदों की संख्या भी 16 है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब रीट में क्या प्रश्न पूछा गया था 2018 में, ये भी तो आप देख लेना कि प्रश्न था 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। तो ये प्रश्न था आपके, तो ये आपकी जानकारी मिलती है बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो ये थोड़ा प्रश्न है 2018 पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कक्षा 6 की पुस्तक है, उन्हीं में से प्रश्न उठाया गया था। अगला 16 महाजनपद है, उनको देखते हैं एक एक करके। उनकी राजधानी क्या है, उनका वर्तमान स्थिति क्या है। बात करें अंक की राजधानी चंपा है और उनका वर्तमान स्थिति बिहार की मुंगेर से भागलपुर जिलों का क्षेत्र है, ठीक है। बात की जाए दूसरी मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र है, और बिहार की गया से पटना के जिलों तक इसका क्षेत्र है। अब तीसरा महाजन है काशी की राजधानी है वाराणसी, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। अब है कौशल की श्रीवास्ती, ठीक है, राजधानी है। उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या के फैजाबाद तक क्षेत्र फैला हुआ है। आगे वज्जी की वैशाली है, गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक इसकी है, मतलब बिहार के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। आगे मल की जो राजधानी है कुशीनारा पावा है, बिहार के पटना के आसपास का क्षेत्र है। आगे देखते हैं चेदी की राजधानी है जो आपकी आप शक्तिमती है, जो यमुना किनारे और बुंदेलखंड की झांसी का क्षेत्र है, ठीक है। आगे वत्स की कौशाम्बी है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का क्षेत्र है। कुरु है जो आपकी इंद्रप्रस्थ है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद का क्षेत्र है। आगे पाचाल है अहिछत्रपुर, ठीक है, इसकी राजधानी है। मत्स्य जो आप जानते हैं विराटनगर है, जयपुर भरतपुर अलवर का क्षेत्र है। सुरसेन है जो मथुरा है, इसकी राजधानी है और क्षेत्र है यूपी मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है। अस्मक इसकी राजधानी पोतन है और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला हुआ है, ठीक है। आगे अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी है या महेशपति कह सकते हैं, ये एमपी के उज्जैन और नर्मदा नदी की घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं कंबोज की राजधानी आपकी राजपुर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ क्षेत्र है। गांधार ये इसकी राजधानी तक्षशिला है, पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला का मैदान है, ठीक है। ये आपको तक्षशिला के आसपास ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे मत्स्य महाजनपद, हमने देखा मत्स्य महाजनपद के बारे में जानते हैं, तो इसका विस्तार है अलवर जिले से संबल नदी तक, राजधानी इसकी विराटनगर है, ठीक है। मोटा मोटा आपको बता दूं वर्तमान नाम इसका विराट है, और महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपने अज्ञातवास का समय बिताया था, ठीक है। आगे काशी महाजनपद, तो ये इसकी राजधानी वाराणसी है और वैभव ज्ञान व शील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा की गई है। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य और कौशल राज्य में
फिर ये कौशल राज्य में विलीन हो गया, इन कौशल राज्य में मिल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कौशल महाजनपद। इसका विस्तार यूपी के अवध में है मित्रों, और रामायण में इसकी राजधानी है अयोध्या बताई गई है। बौद्ध ग्रंथों में इनकी राजधानी श्रीवास्ती कही गई है। और प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम सूर्यवंशी शासकों ने पर शासन किया था। राजा राम ने किया था, उसके पिता दशरथ ने, रघु, दिलीप ने। बुद्ध के समय के 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक है। बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से ये एक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगला है अंग महाजनपद। अंग देखो, मगध एवं अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती है, और चंपा इनकी राजधानी भी है, क्योंकि मगध एवं अंग राज्यों के बीच में चंपा नदी बहती है और अंग की राजधानी भी चंपा राजधानी। ठीक है, व्यापार और सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र है। मगध में इसका बाद में ये विलय कर दिया गया था। आगे मगध साम्राज्य, राजधानी इसकी ग्रीवर्ज थी, बाद में इसकी राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। मतलब पहले इसकी ग्रीवर्ज थी, बाद में इसकी राजगृह बनी, फिर इसकी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से, बुद्धकालीन जो शक्तिशाली राजतंत्र उनमें से एक है मगध। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं वज्जी महाजनपद। पश्चिम में गंडक नदी सीमा बनाती है, पूर्व में कोची और महानंदा जो नदियां हैं वो भी सीमा बनाती है। एक संघात्मक गणराज्य था, एक संघात्मक गणराज्य था, ये भी ध्यान में रखना आपको। और राजधानी इसकी वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में शक्तिशाली राज्य रहा था। ठीक है, आगे मल्ल गणराज्य, ये भी एक गणराज्य है, 2 भागों में विभाजित था। एक की राजधानी थी कुशीनारा, ये ध्यान रखना। मल्ल की एक की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरी की राजधानी थी वो थी आपके पावा। मल्ल के लोग साहस से युद्ध प्रियता के लिए विख्यात हैं, और मगध में बाद में इसको मिला लिया गया था। तो याद रखना, मल्ल की 2 राजधानी है, एक की थी कुशीनारा, दूसरे की पावा, और बाद इसको मगध में मिला दिया गया था। ठीक है, मोटा मोटा हम देख लेते हैं। अब चेदी महाजनपद, राजधानी इसकी शक्तिमती है, जिसे बौद्ध साक्ष्य में सौत्यवती कहा गया है। तो याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शक्तिमती उसका प्राचीन नाम या बौद्ध साहित्य में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना सौत्यवती कहा जाता है। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। ठीक है, अब वत्स, राजधानी इसकी कौशाली थी, व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। बुद्ध के समय राजा उज्जैन बड़े शक्तिशाली व पराक्रमी राजा थे यहाँ के। बुद्ध के समय के 4 प्रमुख राजतंत्रों में से यह एक है। ठीक है, आगे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, महाभारत काल का प्रसिद्ध राज्य है। इसका हस्तिनापुर इसका शहर है। ठीक है, आगे पांचाल, ये 2 भागों में विभक्त है। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिंसत्रपुर है, दक्षिणी पांचाल राजधानी कापिली है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ऐसे 2 ही आए हैं, एक मल आया, एक पांचाल आया। पांचाल ये 2 भागों में विभक्त है। उत्तरी पांचाल राजधानी अहिंसत्रपुर है, दक्षिणी पांचाल राजधानी कापिली है, और ये गणतंत्रीय शासन व्यवस्था यहाँ पर थी। ठीक है, आगे सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, ये आपको इतना ध्यान में रखना। अश्मक, इसकी राजधानी पोतली। ठीक है, अवंती, ये भी 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन है, दक्षिणी भाग की जो राजधानी है वो महिष्मती है। और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में भी यह एक था। ठीक है, अब है गांधार, राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय का उस समय ही इसका वहाँ का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, अब है कंबोज। पहले राजतंत्र था, फिर गणतंत्र हो गया था। राजधानी इसकी राजपुर है, हम जानते हैं। ठीक है, हमने देखा अभी क्लास में। अब है जो महाजनपद थे, उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी मित्रों? तो देखिए, शासन व्यवस्था 2 प्रकार की मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक थी राजतंत्रात्मक, एक थी गणतंत्रात्मक। दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था वहाँ पर थी। अब देखो, राजा क्या था? गणपति कहा जाता था। राजा को क्या, राजा एक गणपति कहा जाता था। उस महाजन पद में राजा निर्वाचित हुआ करता था, तो कुछ में सीधा निर्वाचित नहीं हुआ करता, क्योंकि देखो निर्वाचित वहाँ होगा जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जहाँ राजतंत्र व्यवस्था है वहाँ पर राजा की निर्वाचित होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको भी पता है। मंत्रिपरिषद, गणपति को शासन चलाने की सलाह दिया करते थे गणपति राजा को, और शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वो मंत्रिपरिषद ही थी। लोकसभा के समान गणपति व मंत्रिपरिषद शासन की इसकी जानकारी देती थी। निर्वाचित, और ये भी निर्वाचित हुआ करती थी। सेना और पुलिस रक्षा का कार्य किया करते थे। न्याय थी, वो राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय करना राजा के हाथ में था, जो सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बनाए जाने के बाद भी दंड देता था। ठीक है, मतलब जो सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद ही दंड दिया करता था। अब एक कर व आय व्यय, कृषि व्यापार व व्यवसाय से कर लिया जाता था। कृषि से, व्यापार व व्यवसाय से कर लिया जाता था, और इससे सेना पुलिस का खर्च चलता था। कहने का मतलब यही है कि कृषि और व्यापार व्यवसाय से कर लिया जाता था, और ये कर लेने के बाद जो अपने राज्य की जो सुरक्षा के लिए रक्षा का कार्य करने वाली सेना और पुलिस को कर
पुलिस को वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है। अब है भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया है। क्योंकि मित्रों परिवर्तनकारी क्यों था? क्योंकि लोहे का प्रयोग हुआ, सिक्कों का विकास हुआ था। यहाँ पर लोहों का प्रयोग हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, इसलिए इस काल को परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। अब देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ मित्रों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है मित्रों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। उनमें से मगध राजनीतिक, भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था मित्रों। 6वीं से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 साल के भीतर मगध जो आधुनिक बिहार में है, वर्तमान बिहार में, सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। इस बात को आप समझिएगा, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए कि मगध इस प्रकार साम्राज्य का इस पर उदय हो गया, लेकिन मगध की महत्ता के कारण बताइए कि महत्वपूर्ण क्यों था, इसके क्या कारण रहे होंगे। देखिए मगध में जंगल होने के कारण हाथियों को पकड़कर सेना में काम लिया जाता था। देखिए इसकी महत्ता के कारण चारों ओर से सोन व गंगा नदियों से घिरा हुआ था। मगध में लोह खनिज के बहुत भंडार थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज थी। हम जानते हैं कि फिर राजधानी उसकी चेंज हुई। राजगृह 5 पर्वतों से घिरा हुआ एक था। अब मगध के प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं। देखो हरेक वंश के थे, वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के थे शिशुनाग, और नंद वंश के थे महापद्मनंद और घनानंद। ठीक है, घनानंद वंश का अंतिम शासक था, आप जानते हैं। अब आज सिक्के आपने पढ़े थे कि आज सिक्के भी दिए जाते थे। ठीक, आज सिक्के मतलब था प्राचीन भारतीय मुद्रा थी, प्राचीन वैदिक कालीन भारतीय मुद्रा थी, वो उसको कहा जाता है आज सिक्के। ठीक है। अब यूनानी का मतलब था ग्रीक, यूनान देश के निवासी। यूनानी का मतलब ग्रीक यानी यूनान देश के निवासी यूनानी के लिए, जैसे हम भारतीय मतलब भारत के निवासी, इसी प्रकार यूनान के जो निवासी थे उनको यूनानी कहा जाता था। बस यही ध्यान में रखना। आगे मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का बड़ा योगदान है। देखो मगध साम्राज्य, उसके उत्थान और उसकी समृद्धि में अजातशत्रु का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। ठीक है। नंद वंश के शासकों ने देश के लिए विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। पाटलिपुत्र शीघ्र ही न केवल राजनीति का वर्ण शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र था। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र शीघ्र ही नहीं केवल राजनीति का ही नहीं बल्कि शिक्षा संस्कृति का एक केंद्र बना था। अब देखो नंदों के पास क्या थी, किस प्रकार था। जो नंद थे, नंदों के पास क्या था। देखिए नंदों के पास देखो बहुत बड़ा कोष था, इनके पास विशाल सेना थी। अब देखो बहुत बड़ा कोष है, विशाल सेना किस काम की, जिनसे भयभीत होकर सिकंदर की सेना व्यास से आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि नंदों के पास बहुत बड़ा कोष, धनराशि भी अच्छी थी और बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए सिकंदर भी है ना व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उनके नंदों के पास बहुत सारी सेना थी। अब देखिए नंदों के पास धन संचय विशाल सेना के लिए अत्यधिक कर लगाए। अब नंदों जो, अब बात यह कि नंदों का जो शासन था साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इनका पतन के क्या कारण है, तो वही है कि धन संचय और वो विशाल सेना के लिए अत्यधिक कर लगाए उन्होंने। भाई बहुत ज़्यादा सेना थी तो उनको वेतन देने के लिए भाई कर भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। ठीक है, इसी कारण लोगों के प्रति लोगों का, उनके जो नंद वंश के शासक थे उनके प्रति है वो थोड़ा क्या है कि उनकी रोष की भावना आ गई, द्वेष की भावना आ गई मित्रों। इसी कारण प्रजा में घृणा हो गई और परिणाम स्वरूप क्या हुआ मित्रों, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त को अपना नेता बनाया, अपना शासक बनाया, अपना राजा बना दिया मित्रों। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी मित्रों, इस बात को आप जानते भी हैं। हाँ मित्रों, हम पढ़ रहे थे कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना मित्रों, विराटनगर थी। दक्षिणी भारत में अश्मक महाजनपद स्थित था। दक्षिणी भारत में कौन सा था, अश्मक था। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख है मित्रों अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ, रीट में प्रश्न पूछा गया था 2018 में, इसलिए इससे रिलेटिव प्रश्न आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है या प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। यहाँ तक हमारा पाठ क्लियर हो जाता है। महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। अब अगला 19वां टॉपिक है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत है, उसको हम देखने वाले हैं।
मौर्य काल है मित्रों, हम जानते हैं कि गणानंद के पास बहुत सारी सेना थी, लेकिन सेनानंद ने अधिक कर लगाए, इसलिए जनता का उनके प्रति रोष व्यक्त हुआ और परिणाम स्वरूप गणानंद को अपनी जो राजा था, वो राजतंत्र है, उसको गंवाना पड़ा। और दूसरे जो शासक बने, उनका नेता बने लोगों के, वो थे आपके चंद्रगुप्त। ठीक है, तो हम देखने वाले चंद्रगुप्त के बारे में, और वे मौर्य काल से संबंध रखते हैं मित्रों। मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। कब से कब तक रहा, ये भी ध्यान रखना आप मित्रों। चतुर्थ शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। शक्तिशाली शासक थे कौन कौन से? चंद्रगुप्त था, बिंदुसार और अशोक। स्थापना में आचार्य चाणक्य विष्णुदत्त का योगदान रहा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो मौर्य काल है उसकी स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो चाणक्य का रहा, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं इनको, का योगदान रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व नंद वंश के शासक गणानंद का शासन था। आपको पता है कि अब पहले शासक गणानंद था, उसको हराकर भेज दिया गया। बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अब आचार्य चाणक्य के बारे में जानते हैं। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र के विद्वान थे मित्रों। अर्थशास्त्र पुस्तक भी इन्होंने लिखी, इंपॉर्टेंट ही थोड़ा ध्यान रखना मित्रों। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटिव नहीं मित्रों, किससे रिलेटिव, ये ध्यान रखना। ये थी आपके मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था से संबंधित, थे। कब की? मौर्यकालीन की। आप इकोनॉमी से रिलेटिव मत समझना इसको, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, ये नहीं है, बल्कि ये मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था को लेकर है मित्रों अर्थशास्त्र। एवं उसकी जो मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी इससे मिलती है। ठीक है, और आचार्य चाणक्य के समय बता दूं, इनका नाम कौटिल्य विष्णुदत्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है और गणानंद के बाद में शासक यही बने थे। 322 ईसा पूर्व में गणानंद को पराजित कर मगध के शासक बने। सिकंदर के उत्तराधिकारी शैल्यूकुश को हराया था इन्होंने। सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे शैल्यूकुश को उन्होंने हराया भी था मित्रों। और गंदार है, काबुल है, हेरात प्रदेश और बलूचिस्तान उनसे प्राप्त किए थे। मतलब उनको हराकर ये प्रदेश उनसे प्राप्त किए थे मित्रों। तो ये आप ध्यान रखना, ये वाले शैल्यूकुश की पुत्री थी मित्रों, उनसे उन्होंने विवाह किया था। शैल्यूकुश की पुत्री से उन्होंने विवाह किया था और हराया। तब उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री से उनको विवाह कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी से विवाह कर लिया था। शैल्यूकुश ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार भेजा था। मेगास्थनीज था मित्रों, ये शैल्यूकुश का दरबारी था, तो उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है, अब देखिए मेगास्थनीज के बारे में देखिए मित्रों। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में ये रहा कहाँ पर ही मित्रों? मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ पर ये जो मेगास्थनीज है ये रहा था। और इसने मित्रों इंडिका नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया। और इंडिका पुस्तक का संबंध है मित्रों, वो है आपके मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी दी। मौर्यकालीन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, ये जानकारी इंडिका से मिलती है। इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज सेल्यूकस का दरबारी था, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त जीवन के अंतिम काल में भद्रबाहु से जैन धर्म ग्रहण कर श्रवणबेल गोला चले गए और उत्तराधिकारी बिंदुसार। कहने का मतलब मित्र यही है कि चंद्रगुप्त है जीवन के जो अंतिम वर्ष है, कहने का मतलब जो वृद्धावस्था में बूढ़ा हो गया, उस वक्त वो भद्रबाहु एक जैन धर्म के आदमी थे, उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं उनकी देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और इनका उत्तराधिकारी इनका बेटा था, वो बिंदुसार था। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में जानते हैं। अब देखें बिंदुसार चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे मित्रों, और इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी में उसका बेटा था। ठीक है, और अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। आचार्य चाणक्य इनके दरबार के प्रधानमंत्री रहे और 272 ईसा पूर्व तक शासन किया, और उत्तराधिकारी इनका अशोक है। मतलब मोटी मोटी बातें यही है मित्रों कि ये चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी था और इसको अमित्र घात के नाम जाने, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य इनके जो चाणक्य थे, कहने चाणक्य कैसे, कौटिल्य कैसे थे, विष्णुगुप्त दरबारी इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 272 तक शासन किया। और इसके उत्तराधिकारी थे वो थे अशोक जी। और अशोक जी तो आपको जानते हैं कि कितने फेमस है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वो अशोक गहलोत थे, लेकिन अशोक महान तो अशोक महान ही थे, और आज वाले अशोक भी बहुत महान है, इसलिए अशोक महान को हम ढंग से देखेंगे। अब देखते हैं अशोक महान को। पिता के शासनकाल में प्रांतीय उप्रत्या प्रशासक था। ये देखिए मित्रों
कि पिता के समय भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का संचालन कर रहा था, प्रशासक था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण सम्राट अशोक के काल से प्राप्त होता है मित्रों। भाई कहने मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हो, उसमें अगर अशोक नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। अशोक ही मौर्य साम्राज्य की एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक शासक हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेख के प्रमाण सम्राट अशोक के काल से प्राप्त होता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवाना प्रियदर्शी मिलता है, देवाना प्रियदर्शी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना मित्रों। 269 ईसा पूर्व में सम्राट बने, 269 में ये सम्राट बने, राजा बने, शासक बने मित्रों, ठीक है। 261 में कलिंग पर आक्रमण कर दिया उन्होंने, 269 में इन्होंने भरे 8 साल बाद कलिंग पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, मतलब धावा बोल दिया, युद्ध टिका दिया मित्रों। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में मित्रों, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और आप भी जानते हैं कि कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक का जो आंतरिक भावना है वो चेंज हो गई थी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज से आगे मैं किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत इस युद्ध में जो 261 में हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया था। अशोक के अधिकतर अभिलेख मित्रों प्राकृत भाषा में है, जो आम लोगों की भाषा थी मित्रों। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में मिलते हैं मित्रों, और अधिकतर है वो ब्राई लिपि है। भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राई है, थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ब्राई भाषा है कि ब्राई लिपि है, तो ब्राई लिपि है और प्राकृत भाषा है मित्रों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी मित्रों, उसको थोड़ा जान लेते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आप सब जानते हैं, और पशुवध को दंडनीय घोषित किया गया। पशुवध किसी प्रकार के पशु का वध नहीं किया जाता था, और प्रजा को शिक्षा देने के लिए धर्म महामत्य की नियुक्ति की गई थी। मतलब यहाँ की जो अशोक के इस राजा, अशोक राजा था आप जानते हैं, उनकी प्रजा के लिए उन्होंने धर्म महामत्य की नियुक्ति की प्रजा को शिक्षित किया जाए, ठीक है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने ही करवाया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने ही करवाया था। अब इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बार जो प्रचारक भेजे उनके बारे में भी जानते हैं, परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम जानेंगे भी। आया प्रचारक शौर्य उत्तरा, ठीक है, इनको भेजा था मित्रों श्रवण भूमि पेंगू में, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा जो इनकी बेटी थी और बेटा था, इनको भेजा था श्रीलंका में। माँ रक्षित को भेजा था यवन प्रदेश में मित्रों, और रक्षित को भेजा था वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में भेजा था। थोड़ा ध्यान में रखना मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोर एवं उत्तरा, स्वर्ण भूमि पेंगू, महेंद्र एवं संघमित्रा, ये तो आप जानते हैं, रट के मुझे लगता है रट लिया होगा आप लोगों ने कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका, ये तो आपको पता है। लेकिन महारक्षित को कहाँ भेजा, यवन प्रदेश में, रक्षित को भेजा वनवासी में, तो ये आपको ध्यान रखना। अब मित्रों पढ़ते गुप्त काल तो बहुत अच्छा है, टॉपिक भी है, और मंदिरों का विकास गुप्त काल में हुआ करता था। अब देखते हैं मित्रों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुक, सातवाहन, कुषाण वंशों का शासक मिला। कहने का मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसके बाद में शुंग आए, सातवाहन आए, कुषाण आए, यूँ करते करते गुप्त साम्राज्य का भी विकास होता हुआ नजर आता है। फिर कुषाण शासकों में कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा, कनिष्क बहुत फेमस राजा रहा। अगर बात की जाए कुषाण शासकों की तो 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश ने भारत की सत्ता संभाली, 4वीं शताब्दी की बात है, और भारत की सत्ता गुप्त शासकों ने संभाली। इसमें 200 वर्षों तक इन्होंने जो 200 वर्षों तक शासन किया, 200 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। वो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, ठीक है। तो याद रखना 319 में बना था मित्रों, ये शासक बना था 329 में। ये कुशल प्रशासक था, कला और साहित्य का संरक्षक था, यानी कला और साहित्य का संरक्षक था। आप देखते हैं समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, माता का नाम था कुमार देवी। ये भी ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। कुमार देवी भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने, और इसकी स्मृति में अश्व चित्र अंकित सीने के सिक्के सराए जाते हैं मित्रों, सोने के सिक्के सराए जाते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में 2 लाइन में और बता दूं कि हरिसेन इनका मंत्री वो लेखक था, और हरिसेन ने ही मित्रों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है जो समुद्रगुप्त है उसकी विजयों अभियानों की जानकारी दी गई। समुद्रगुप्त को वीणा वादक का बहुत शौक था, बहुत उसकी खूबी थी वीणा वादन,
यानी समुद्रगुप्त की पूछा भी जाता प्रश्न कि समुद्रगुप्त है उसकी एक क्या शौक था, तो था वीणा वादन। और वैदिक धर्म परंपराओं के अनुसार उसने शासन कार्य किया मित्रों। और इतनी बात थी, यहाँ तक थी। और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है मित्रों, और उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था मित्रों ये। और शक एवं कुषाण शासकों को परास्त किया इसने क्या किया, शक और कुषाण शासकों को परास्त किया, हराया उनको। विजय अभियानों के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसने विक्रम संवत चलाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा आप ध्यान में रखना मित्रों। ठीक है। और दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न कहा जाता क्योंकि इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली हुआ करती थी मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते मित्रों। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे? आपने 9 रत्न के बारे में बात की, लेकिन 9 रत्न कौन कौन से थे इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में शामिल नहीं था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमको जानना भी बहुत जरूरी है। तो महाकवि कालिदास, अमर सिंह, ठीक है, और घटक प्रहरा, धन्वंतरी, शंकु, ब्राह्मण, इस प्रकार के आप नाम देख लेना ना, काफ़ी लंबा है तो आप देख लेना। ठीक है। अब चीनी यात्री फाहियान के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था मित्रों, और गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है। अब मित्रों इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतना ध्यान रखना कि ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था। तो वो किसके काल में आया था मित्रों? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। गुप्त काल का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का माना जाता है। थोड़ा ये वाली लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब ये दीवाना प्रियदर्शी क्या है? देवताओं का प्रिय कौन था? अशोक। ब्राह्मलिपि एक लिपि का नाम है जो देवनागरी लिपि इसी से निकली है। फिर देवनागरी लिपि किससे निकली? ब्राह्मलिपि से तो निकली। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ये प्राचीन काल में शक्तिशाली शासकों द्वारा किया जाने वाला यज्ञ हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। अब आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। कहाँ के शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। अब बात है मैगस्थनीज की। ये सेल्यूकस का राजदूत था और दरबार में किसके दरबार में रहा था? किसके दरबार में रहा था? चंद्रगुप्त के। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी और विक्रम संवत भी चलाया। ठीक है। अब अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी और इसका जो संबंध रखती है, यह किससे रखती है? राजनीतिक व्यवस्था से। अमित्रघात कौन था मित्रों? बिंदुसार था जो चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। मगध की राजधानी मित्रों पाटलिपुत्र थी। चीनी यात्री फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मित्रों, वो है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। मैंने कोशिश की है कि वीडियो को बहुत कम समय में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अभी तक लगभग मुझे लगता है 30-35 मिनट हुए होंगे और हम 4 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को। निर्यात के बदले मुद्रा के रूप में सोना एवं चांदी लिया जाता था। निर्यात के बदले मुद्रा के रूप में भारत था जो कुछ चीज़ों को निर्यात करता था, उसके बदले भारत क्या लेता था? सोना और चांदी। इसलिए भारत के सोना चांदी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था मित्रों। खेती करने की तकनीक दुनिया ने भारत से सीखी है मित्रों। खेती करने का काम है ये भारत से ही तो लोगों ने सीखा है, दुनिया ने सीखा है मित्रों। भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ कर दी थी मित्रों। उद्योग के बारे में बात करते हैं मित्रों। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही। कैसी रही? कृषि प्रधान रही। हम सब जानते हैं जो लोग कृषि पर निर्भर हैं तो कृषि प्रधान ही रहेगी मित्रों। कृषि भी 2 तरह की होती मित्रों। ठीक है, 2 तरह के उद्योग थे। अब उद्योग किस प्रकार? 2 तरह के उद्योग, एक थी गाँव में स्थापित, गाँव में कुटीर उद्योग होंगे। ठीक, कुटीर उद्योग होंगे। शहरों में स्थापित बड़े उद्योग होंगे। ठीक है, और जो गाँव में वो तो आपको पता छोटे उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, और जो शहरों में वो आपके बड़े उद्योग होंगे। पानी के जहाज बनाने की कला में भारत यूरोप से आगे था। ये भी थोड़ा ध्यान रखना मित्रों। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत से पहले 1750 ईसा की लगभग भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी रहा। ठीक है मित्रों। बंगाल सूती एवं रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था। बंगाल है सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था। हाँ मित्रों,
हम बात कर रहे थे बंगाल पर अंग्रेजों की जीत से पहले 1750 ईसा के लगभग भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में आ गया था। ठीक है, आगे बात करने में तो बंगाल सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का मुख्य केंद्र था मित्रों। सूती के केंद्र कौन कौन से थे? लखनऊ था, अहमदाबाद था, नागपुर और मथुरा। ठीक है, आगे देखते हैं विल्सन का कथन। विल्सन ने क्या कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा। विल्सन ने कहा कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए मित्रों। दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ लगभग 1500 वर्ष पूर्व का है, जो अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी मित्रों। दिल्ली के महरौली में, क्षेत्र याद रखना, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार है उसके परिसर में खड़ा है ये मित्रों। इशवाल है उदयपुर में। इशवाल क्या है मित्रों? इशवाल उदयपुर में मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष यहाँ से मिले। मौर्यकालीन लोह प्रगलन, जो मौर्यकालीन की लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो इशवाल उदयपुर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप। व्यापार, भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार ईसा के 200 वर्ष पूर्व से करता आ रहा है। मिस्र में मम्मीज़ को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता। मिस्र में मम्मीज़ को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था। यूनान में ढाका की मलमल गंगेतिका नाम से बिकती थी। यूनान में ढाका की जो मलमल थी, मलमल कहाँ की प्रसिद्ध थी? ढाका की। किस नाम से वहाँ बिकती थी? यूनान में गंगेतिका से। प्राचीन काल में व्यापार 2 प्रकार होता है। देशी व्यापार, देश सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर देशी व्यापार कहते हैं। विदेशी चीज़ है। विदेशी एक देश से दूसरे देश के बीच। ठीक है, विदेशी का मतलब घरेलू व्यापार कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब मित्रों प्राचीन, एक मिनट है मित्रों, थोड़ा सा समस्या आ गई। क्या आ गई है देखते हैं मित्रों। आ गए, हम समय पर आ गए। ठीक है, प्राचीन भारत में देशी व्यापार के जो पथ थे, जो रास्ते थे, वो 2 थे। 2 पथ, एक उत्तरा पथ था, एक दक्षिण पथ था मित्रों। इनका उल्लेख है मित्रों, ये महाभारत, बुद्ध तथा जैन साहित्यों में मिलता है मित्रों। अब देखते हैं मित्रों उत्तरा पथ क्या था। देखो मित्रों, भारत के उत्तरी भागों को जोड़ता था। कौन कौन से थे? ये थे पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रीवास्ती होते हुए आपके कहाँ जाता था? सीधा 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 हस्तिनापुर जाता था। ताम्रलिप्ति मित्रों था बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र से शुरू होता था मित्रों। ये दक्षिण पथ, इसके बारे में बात करें मित्रों, भारत के दक्षिणी भागों को जोड़ने वाला 2 प्रकार था, उत्तरा पथ और दक्षिणी पथ। दक्षिणी पथ में भारत के दक्षिणी भागों को जोड़ता। अब देखो दक्षिणी पथ में विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा जाता था। विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी भाग को दक्षिणी पथ कहा जाता था। ये रास्ता 2 दिशाओं को जाता था। एक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बचे शहर पैटर्न से बिहार के मुख्य शहरों की तरफ जाता था। दूसरी दिशा में पैटर्न से पश्चिमी समुद्र तट की तरफ से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महेश्वर व उज्जैन को पार करता था। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी। आगे ये रास्ता गोरनादा यानी गोंडों का प्रदेश से निकलकर वेलसा, साकेत, श्रीवास्ती, शैतानिया, कपिल वस्तु, पावापुरी, भोगरपारा, वैशाली और राजगृह होते हुए जाता था। संपा एवं मिथिला से व्यापारी नावों में सामान लाद कर ताम्रलिप्ति यानी बंगाल है। ताम्रलिप्ति किसे कहा जाता मित्रों? बंगाल को कहा जाता, वहाँ लेकर जाते थे। एशिया से बल्ख तक पहुँचने के लिए मार्ग था, वो उत्तरा पथ से होकर जाया करता था। प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार दुनिया के अनेक देशों में था, जिसमें मुख्य था भाई प्राचीन काल में भारत कई देशों में अपना व्यवसाय करता था, दुनिया में उनका व्यापार था। लेकिन जो मुख्य देश है वो है बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम। बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम। मध्य भारत में जंगलों की लकड़ी जहाज बनाने भेजी जाती थी। मध्य भारत में जंगलों की लकड़ी थी, वो जहाज बनाने के लिए भेजी जाया करती थी। खेतरी राजस्थान की खदानों से तांबा भेजा जाता था। जो तांबा था वो खेतरी राजस्थान से भेजा जाता था। मेवाड़ से जस्ता भेजा जाता, मेवाड़ से जस्ता भेजा जाता था, याद रखना। हीरे हैं, जवाहरात है, रेशम के कपड़े, रोम भेजे जाते। रेशम के कपड़े कहाँ भेजे जाते? रेशम फॉर रोम, याद रखना। ठीक है,
और काली मिर्च भी यूरोप में बहुत मांग थी। काली मिर्च की मांग कहाँ थी? यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी मित्रों। ठीक है मित्रों, आगे फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित नगर तांबा, चंदन तथा सागवान खरीदते थे। प्राचीन विदेशी व्यापारिक मार्ग इथोपिया, अफ्रीका से हाथी दांत सोना भारत आता। हमारे देश में आने वाली सूची में घोड़े प्रमुख थे। हमारे देश में आने वाली सूची थी ना भाई, कौन कौन सी चीज़ आयात करती थी, उसमें घोड़े प्रमुख थे। गुजरात तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर की बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। भारत है वो देखो खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। वो किसके जरिए? सूरत बंदरगाह के जरिए। ठीक है, ये वाली बात थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सूरत बंदरगाह। आगे कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाली खाड़ी से उंगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। किससे? ये भी ध्यान रखना, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाली खाड़ी में हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। अब आयात और निर्यात के बारे में जानते हैं हम। बड़ी कक्षा में अब हम रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें आयात निर्यात के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपना ज्ञान बटोर देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, आयात क्या होता है? विदेशी बाजारों से माल खरीदने को माल का आयात, मतलब कहने का मतलब जो बाहर से माल खरीद के हम भारत में लाते हैं वो आयात होता है। निर्यात हम जो हमारे देश का माल है वो बना बनाया माल और कई देश को बेचते हैं, वो निर्यात है। बस इतना मोटा मोटा याद रखना, बस कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोह प्रगलन पट्टियाँ क्या है? लोहा गलाने की भट्टियाँ हुआ करती थी। काफिला मतलब समूह कहते हैं कि लोगों का काफिला है, लोगों का समूह है बस। सुवर्णद्वीप का मतलब वर्तमान नाम है सुमात्रा। सुवर्णद्वीप भेजा गया था, किसको भेजा गया था ये भी ध्यान रखना आपको। बौद्ध अशोक ने भेजे थे सुवर्णद्वीप, तो वो है आपकी सुमात्रा। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारी सांस्कृतिक विरासत अंतिम जो पार्ट है हमारी सांस्कृतिक विरासत है। स्तूप क्या मित्रों? अस्थियों के ऊपर, अस्थियों मतलब मरे हुए आदमी की अस्थियां होती हैं, उसके ऊपर मिट्टी और ईंटों आदि से बनाए जाने पर अर्ध गोलाकार आधे गोलाकार होते हैं टीलों को स्तूप कहा जाता था। स्तूप का अर्थ होता है मित्रों टीला। क्या होता? टीला, दोहरा। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग 8 स्तूप बनाए गए थे। जब बुद्ध अशोक की मृत्यु हुई तब उसको, अशोक की मृत्यु होने के बाद जो उसके अवशेष थे उनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको काटकर 8 भागों में बांटकर अलग अलग 8 स्तूप बनाए थे। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र होता था। स्तूप पर पूजा अर्चना की जाती थी। और स्तूप मित्रों ये पत्थरों से बनाया जाता था, इसके ऊपर छत्र लगाया जाता था। चारों तरफ परिक्रमा के लिए वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था, मतलब फ्री दे सको वहाँ पे। ठीक है, उसके गलियारों को प्रतिमा से सजाया जाता, उसके गलियारे थे ना उसको प्रतिमाओं से सजाया जाता था। ये स्तूप की विशेषताएं ध्यान में रखना मित्रों, पूछी जा सकती है, सीधी सीधी पूछी जा सकती है। इनमें से कौन सी विशेषता स्तूप से संबंधित नहीं है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है वहाँ का। मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप बहुत प्राचीन है, आज भी स्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज स्थित होने का नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है ही है। ठीक है, भारूत स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय की कोलकाता में स्थापित है। भारूत स्तूप के अवशेष कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में, याद रखना। चैत्य और विहार, पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिनमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाणों स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे स्थल चैत्य गए। ठीक है, कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया, उसे विहार कहते हैं मित्रों। ठीक है, चैत्य स्तूप चैत्य विहारों की दीवारों को मूर्तियों चित्रों से सज्जित किया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। जातक मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की, बुद्ध की जात घोषित होने से पूर्व कथाएं, मतलब कहने का मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अब अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं में प्राचीन स्थापत्य शिल्प और चित्रकला की बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागुरा नदी की घाटी में पहाड़ काट कर 2री सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनाई गई थी और कुल 29 गुफा हैं। इनमें से 5 पूजा स्थल चैत्य है, बाकी भिक्षुओं के रहने के लिए विहार है। ठीक है, एलोरा स्थानीय भाषा में वेलूर है, इस समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला बाण भट्ट है, इसकी रचयिता बाण भट्ट। ठीक है,
आगे देखिए, अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र का प्रयोग है मित्रों। सारनाथ जो अशोक स्तंभ मिला वो 4 पीठ चटाई बैठा हुआ है। अ, अशोक स्तंभ के बारे में देखते हैं। अशोक स्तंभ क्या है मित्रों? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। अब पूछ लिया जाता है अशोक क्या है, तो शक्ति और शौर्य का प्रतीक है और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य थी। अब देखिए, रामायण इसकी रचयिता महर्षि वाल्मीकि है और श्री राम के साहसिक कार्यों का इसमें उल्लेख है। अब महाभारत है मित्रों, इसकी रचयिता महर्षि वेदव्यास है। कुरु परिवार के बीच में जो रगड़ा चल रहा था, माथापंची थी, उसका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा की साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा गया है। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषा का प्रयोग किया है। पूछ लिया जाता है कि कालिदास ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो संस्कृत और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया है। भारत का नाट्यशास्त्र है और आयुर्वेद का ग्रंथ शरंक ने लिखा था। शरीर चिकित्सा सुश्रुत इसके जनक थे। ग्रंथ आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र के बारे में बताया कि पृथ्वी गोल है अर्थात अपनी दूरी पर घूमती है। किसने बताया? आर्यभट्टीय सिद्धांत में ग्रंथ में आर्यभट्ट ने बताया। बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक है, इसका संबंध है भिक्षु हेतु नियमों का। जो विनय पिटक है भिक्षु का नियम है। सूत पिटक है बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम पिटक में दर्शन और सांसारिक ज्ञान का विषय है। अब देखते हैं कि किसकी रचयिता है और किसने रचना है। कालिदास ने लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसार, कुमार संभव, शूद्रक, मृष्कटिकम, अमरशी, अमरकोश, सम्राट हर्ष, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ठीक है, ये आपको थोड़ी तमिल वाले थोड़ा आपको पढ़ लेना, ढंग से देख लेना। ठीक है, यहाँ तो मुझे लगता है पूरा हो गया है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मुझे भी क्या है कि बोल बोल के थोड़ी थकान सी महसूस हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि आप थोड़ा पढ़ लेंगे। ये वाला थोड़ा आप देख लेना, 2 3 4 5 नाम, इसको थोड़ा याद भी कर लेना मित्रों। और आगामी जो मित्रों हमारी क्लास होने वाली है वो पूरी ज्योग्राफी को लेकर है मित्रों। कक्षा 7 की ज्योग्राफी को पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शायद घंटा लगे, शायद 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उसको हम समझेंगे। ठीक है, फटाफट नहीं दौड़ेंगे, शायद 1.5 घंटे या 2 घंटे क्लास भले ही क्यों ना हो जाए, पूरा पढ़ेंगे। भूगोल को, भूगोल में आप सब जानते हैं कि 7 टॉपिक है ये वाले, इसको 7 देखने वाले हैं। वायुमंडल, भूदृश्य, वायुमंडल, जलवायु, जल, भूमि, वन और वन्य जीवन, विभिन्न परिवेश, मानव जीवन। लगभग जो भी पृष्ठ हम पढ़ने 70 से 93 कहने का मतलब 22-23 पृष्ठ है और ढंग से देखेंगे, आराम से समझेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना मित्रों, आपका ही तो है। ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।